हेलो फ्रेंड्स, संतोष स्पीक में आपका स्वागत है। आज फिर से मैं एक नया सेट लेकर आया हूँ जिसमें जिसमें जितने सारे फैक्ट होंगे आज मैं कोशिश करूँगा सारा फैक्ट आपको याद करवा दूँ। तो चलते हैं क्वेश्चन पे। अच्छा, एक बात कहनी थी, पिछले क्लास में मैंने करवाया था शनि ग्रह के 82 मतलब बृहस्पति के सबसे अधिक उपग्रह है, मतलब बृहस्पति के सबसे अधिक मून है। लेकिन अभी अपडेट है, नया अपडेट है, मतलब अक्टूबर 7, 2019 का नासा के द्वारा ऑफिशियली ये मतलब घोषित किया गया है कि शनि के पास सबसे अधिक ग्रह है, शनि के पास सबसे अधिक मून है। और कितने हैं? 82 है। मतलब बृहस्पति के पास 79 मून था, लेकिन शनि के पास अब 82 हो गया। तो आप जहाँ कहीं भी पढ़ेंगे और पूछा जाएगा कि किस प्लैनेट के पास, किस ग्रह के पास सबसे अधिक उपग्रह है, मून है, तो आप देंगे शनि के पास है। और जितने सारे पुराने बुक में आप देखेंगे सब में बृहस्पति होगा, लेकिन उसको सुधार कर लेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। पानी के अंदर की वस्तुओं का पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? इसका आंसर क्या होगा? लेजर, राडार, सोनार, स्कूबा। आंसर दीजिए इसका। इसका आंसर हो जाएगा सोनार। क्या होगा? सोनार। सोनार का फुल फॉर्म क्या होता है? साउंड नेविगेशन रेंजिंग। क्या होता है? साउंड नेविगेशन रेंजिंग। ठीक। अच्छा, जब गोताखोर जो होते हैं वो एक सिलेंडर ले जाते हैं, उसमें क्या भरा रहता है? जिससे सांस लेते हैं, वो नियमित रूप से अपने सांस को बनाए हुए रखते हैं और सांस लेते हैं, उसमें होता क्या है? उसमें हीलियम और ऑक्सीजन भरा रहता है। क्या भरा रहता है? हीलियम और ऑक्सीजन भरा रहता है। और समुद्री मील को मापा जाता है किससे? समुद्र की जो दूरी है, समुद्री मील बोलते हैं, समुद्री मील को किससे मापा जाता है? नॉटिकल मील से मापा जाता है। किससे मापा जाता है? नॉटिकल मील से समुद्री मील को मापा जाता है। और पानी के अंदर से पानी के बाहरी वस्तु को देखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? जैसे कि बहुत सारे पनडुब्बी होते हैं, सबमरीन होते हैं, वो तो पानी में चलते हैं, पानी के अंदर चलते हैं, तो उनको कैसे पता चलता है कि बाहर कुछ है या नहीं है? उसके बारे में पता कैसे चलता है? तो वो पेरिस्कोप का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? पेरिस्कोप का उपयोग करते हैं। राडार। अच्छा, राडार इसमें है क्या? यहाँ है राडार। राडार होता क्या है? राडार क्या होता है? राडार का फुल फॉर्म होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। क्या होता है? रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। और राडार से वायुयान के संकेतों को ग्रहण करते हैं। जैसे एरोप्लेन जो भी है, प्लेन जो भी है, वो अपने संकेत को ग्रहण करते हैं राडार से। और समुद्र की गहराई का माप किससे किया जाता है? समुद्र की गहराई का माप फैदोमीटर से किया जाता है। किससे किया जाता है? फैदोमीटर से किया जाता है। तो पानी के अंदर के वस्तुओं को पता लगाने के लिए सोनार का यूज किया जाता है। सोनार का फुल फॉर्म होता है साउंड नेविगेशन रेंजिंग। और गोताखोर अपने साथ हीलियम और ऑक्सीजन अपने सिलेंडर में भरकर ले जाते हैं, जिससे कि वह श्वसन को नियमित बनाए रखते हैं। अच्छा, समुद्री मील को मापा जाता है नॉटिकल मील से, और पेरिस्कोप से समुद्र के अंदर से पानी के बाहरी वस्तुओं को देखने के लिए उपयोग किया जाता है। और राडार से प्लेन जो है वो संकेत ग्रहण करते हैं, और समुद्र की गहराई फैदोमीटर से मापा जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? इसका आंसर बताइए। क्या होगा इसका? राजा जी, लॉर्ड माउंटबेटन, राजेंद्र प्रसाद, लॉर्ड वेबल। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। क्या होगा? लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? इसका आंसर बताइए। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? इसका राजा जी
राजगोपालाचारी थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल राजाजी राजगोपालाचारी थे। फिर भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? भारत के प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स थे। कौन थे? वारेन हेस्टिंग्स भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। और 1857 के समय, जिसे भारतीय स्वतंत्रता का पहला संग्राम बोला जाता है, उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? उस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। तो भारत के गवर्नर जनरल, स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल राजाजी राजगोपालाचारी, और भारत के प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स, और 1857 के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अंतरिक्ष में जाने वाले सर्वप्रथम कुत्ते का नाम क्या है? अंतरिक्ष में जाने वाले सर्वप्रथम कुत्ते का नाम क्या है? उसका नाम है लाइका। क्या नाम है? लाइका। क्या नाम है? सर्वप्रथम कुत्ते का नाम अंतरिक्ष में जाने वाला लाइका था। लाइका। नेक्स्ट पे चलते हैं। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? इसमें जितने सारे हैं सबको आज मैं आपको याद करवाने वाला हूँ। मतलब इससे बीमारी कौन सा होता है और किस विटामिन के कमी से, सारे को आज याद करवाने वाला हूँ। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? इसका आंसर बताइए। रतौंधी, बेरी, एनीमिया, ट्यूबरक्लोसिस, क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा रतौंधी। क्या होगा इसका? रतौंधी, नाइट ब्लाइंडनेस। और बेरी किस चीज़ की कमी से होता है? बेरी विटामिन बी की कमी से होता है, वो भी विटामिन B1 की कमी से होता है। और विटामिन सी की कमी से क्या होता है? विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है। और विटामिन डी की कमी से क्या होता है? सूखा रोग होता है, रिकेट्स होता है। और वयस्क में जो बड़े लोग होते हैं उसमें ऑस्टियोमैलेशिया होता है। ऑस्टियोमैलेशिया मतलब हड्डी का रोग होता है, जो कि उनका मतलब भंगूर बन जाता है। मतलब कहीं इधर उधर जाएंगे तो डर रहता है टूट जाने का, थोड़ा भी चोट लगेगा शरीर में तो डर रहता है हड्डी का टूट जाने का। ठीक, विटामिन डी की कमी से होता है। और ई की कमी से क्या होता है? जनन क्षमता में कमी होती है। मतलब फिर विटामिन के की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है शरीर में। मतलब जैसे कि हमारे बॉडी में कहीं कट गया है तो उससे ब्लड आने लगता है तो थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि वहाँ जमा हो जाता है, ब्लड जमा हो जाता है। वो क्यों जमता है? यदि वो जम नहीं जमेगा तो ब्लड कंटिन्यू बहता हुआ बाहर निकलने लगेगा और हमारे शरीर को बहुत हानि पहुंचाएगा। इसीलिए वहाँ जमना ज़रूरी हो जाता है। तो यदि विटामिन के की कमी रहेगी हमारे शरीर में तो वो ब्लड नहीं जमेगा। तो ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी। और बी की कमी से बेरी, सी की कमी से स्कर्वी, डी की कमी से सूखा रोग, और ई की कमी से जनन क्षमता में कमी, और के की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है? हमारे भारतीय संविधान, जब संविधान बना था उस समय कितने मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया था? इसका याद रखिएगा। ये सारे हम प्रीवियस करवा रहे हैं, सारे पूछे गए क्वेश्चंस है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 8, 7, 10, 11। क्या होगा? इसका 7 हो जाएगा। क्या होगा आंसर? 7 हो जाएगा। जिस समय संविधान बना था उस समय 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन अब कितना है? अब मात्र 6 है। तब एक क्या हो गया? मतलब एक का क्या हुआ? तो 1976 ईस्वी में 42वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। किस समय? 1976 ईस्वी में 42वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। और वो संपत्ति का अधिकार
वर्तमान में कानूनी अधिकार हो गया है। वर्तमान में संपत्ति का अधिकार वो कानूनी अधिकार हो गया है। इस तरह हमारे संविधान में मात्र 6 मौलिक अधिकार है। और मौलिक अधिकार किस संविधान मतलब किस देश के संविधान से मतलब लिया गया है, मतलब लिया नहीं गया है, उसका मतलब एडिट किया गया है एक तरह से, मतलब अपने इंडिया के अनुसार उसको लागू किया गया है। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट वहाँ से संविधान उठा करके और लागू कर दिया गया। तो ये USA से लिया गया। हम लोग का क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है, मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है, तो अमेरिका से लिया गया है। इस तरह नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा और दूसरा देश कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा दूसरा देश कौन सा है? इसका आंसर बताइए। इसका आंसर रूस, कनाडा, भारत, चीन। क्या होगा आंसर इसका? मतलब क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा दूसरा देश कनाडा है। कौन है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा दूसरा देश कौन सा है? कनाडा है। इसका आंसर हो जाएगा कनाडा। तो कौन सबसे बड़ा है, कौन सबसे छोटा है, मतलब वो भी जान जाते हैं किसका रैंक, यानी कि 1 से 3 तक जान सकते हैं और अपने इंडिया के बारे में जान सकते हैं कि क्षेत्रफल में कौन सा स्थान है। तो अब जानेंगे उसके बारे में। क्या है? पहला स्थान किसका है? पहला स्थान रसिया का है। किसका है? रसिया का है। सेकेंड कनाडा। सेकेंड किसका है? कनाडा। तीसरा चाइना है। तीसरा चाइना है। और चौथा अमेरिका है। किसका है? अमेरिका है। और पांचवा ब्राज़ील है। और छठा ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया है। और अपना इंडिया 7वें स्थान पे है। अपना इंडिया किस स्थान पे है? 7वें स्थान पे। तो इस तरह से 3 याद रखेंगे और अपना देश को याद रख लेंगे। रसिया, कनाडा, चाइना। रसिया, कनाडा, चाइना। रसिया, कनाडा, चाइना और 7th इंडिया। ऐसे रखना चाहेंगे तो इसका भी रख लेंगे, रसिया, कनाडा, चाइना और अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया। अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया। अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया। तो इस तरह से ये हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द्रविड़ मुनेत्र कड़गम DMK की स्थापना किसने की? द्रविड़ मुनेत्र कड़गम DMK की स्थापना किसने की थी? M करुणानिधि ने, MG रामचंद्रन ने, CN अन्नादुरई ने, C राजगोपालाचारी ने। किसने की थी? इसका आंसर बताइए। इसका आंसर हो जाएगा CN अन्नादुरई। किसने किया था? CN अन्नादुरई ने किया था। चलिए कुछ फैक्ट के बारे में जानते हैं। अच्छा, जनसंघ जो है, जनसंघ ये अभी भी चर्चा में रहता है बीजेपी के साथ, मतलब बीजेपी को बहुत हेल्प करता है। जनसंघ की स्थापना कब हुई थी? जनसंघ की स्थापना 21 अक्टूबर 1951 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने किया। बहुत सारे पोर्ट का भी, कोलकाता पोर्ट का भी नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट कर दिया गया है। बहुत सारे जगहों का नाम इनके नाम पर किया गया है। तो ये जनसंघ की स्थापना की थी। इन्होंने जनसंघ की स्थापना की और कब किया था? 21 अक्टूबर 1951 में। अच्छा, कश्मीर मुद्दों पर ये पहले केंद्रीय मंत्री थे, मतलब कश्मीर मुद्दों पर त्याग पत्र देने वाले ये पहले केंद्रीय मंत्री थे, मतलब श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिन्होंने त्याग पत्र दे दिया था कश्मीर मुद्दे पर। उनकी मृत्यु जेल में हो गई थी। जेल में उनकी मृत्यु हो गई थी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी नाम है उनका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है? अब्दुल कलाम, विक्रम साराभाई, राकेश शर्मा, होमी भाभा। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है? इसका हो जाएगा विक्रम साराभाई। क्या होगा इसका आंसर? विक्रम साराभाई, यानी कि भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक विक्रम साराभाई होगा इसका आंसर। अच्छा, अब्दुल कलाम को किसके रूप में जाना जाता है? उनको
मिसाइल कार्यक्रम के जनक के रूप में जाना जाता है। अब्दुल कलाम को मिसाइल कार्यक्रम के जनक के रूप में जाना जाता है। और राकेश शर्मा कौन थे? राकेश शर्मा अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय थे। कौन थे? राकेश शर्मा अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय थे, राकेश शर्मा। और होमी भाभा यानी होमी जहांगीर भाभा वो कौन थे? ये परमाणु कार्यक्रम का जनक थे। होमी जहांगीर भाभा परमाणु कार्यक्रम के जनक थे। तो इस तरह से भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक विक्रम साराभाई, और मिसाइल कार्यक्रम का जनक अब्दुल कलाम, अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय राकेश शर्मा, और परमाणु कार्यक्रम का जनक होमी जहांगीर भाभा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कंप्यूटर चिप का दूसरा नाम क्या है? कंप्यूटर चिप का दूसरा नाम क्या है? माइक्रोचिप, मदरबोर्ड, सीपीयू, माइक्रो प्रोसेसर, क्या हो जाएगा? कंप्यूटर चिप का दूसरा नाम माइक्रोचिप है। क्या है? माइक्रोचिप। कंप्यूटर चिप का दूसरा नाम माइक्रोचिप है। अब मदरबोर्ड किसको बोलते हैं? मदरबोर्ड किसको बोलते हैं? मदरबोर्ड एक सर्किट बोर्ड होता है जिसमें कंप्यूटर के सभी प्लग लगाए जाते हैं। जैसे उसमें सीपीयू होता है, रैम होता है, वो सारे मदरबोर्ड में होते हैं। माइक्रो प्रोसेसर मतलब मदरबोर्ड में ही लगे होते हैं। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास, मतलब आईसी चिप जो होता है उसका विकास किसने किया था? इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया था? जेएस किल्बी ने किया था। जेएस किल्बी ने इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास जेएस किल्बी ने किया था। और बीजेपी ये प्रथम भारत का पार्टी है जो इंटरनेट पे अपना वेबसाइट बनाया था। वो प्रथम पार्टी थी बीजेपी जिसने इंटरनेट पे अपना वेबसाइट बनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस देश का स्वतंत्रता दिवस 4 जनवरी को मनाया जाता है? किस देश का स्वतंत्रता दिवस 4 जनवरी को मनाया जाता है? पाकिस्तान, म्यांमार, मलेशिया, इंडोनेशिया। इसका आंसर हो जाएगा म्यांमार। क्या होगा? म्यांमार। तो और सबके बारे में जानते हैं, पाकिस्तान सबके बारे में जानते हैं, जो इम्पोर्टेंट है उसके बारे में जानते हैं, जो पूछा जा सकता है नेक्स्ट एग्जाम में, आने वाले एग्जाम में उसको जानते हैं। जैसे म्यांमार का तो हो गया 4 जनवरी, भारत का तो पता ही है सब लोगों को 15 अगस्त को, पाकिस्तान का 14 अगस्त, अमेरिका का 4 जुलाई को मनाया जाता है, और फ्रांस का 14 जुलाई को। तो याद रखेंगे, म्यांमार का 4 जनवरी, पाकिस्तान का 14 अगस्त, अमेरिका का 4 जुलाई, फ्रांस का 14 जुलाई। पाकिस्तान का कैपिटल इस्लामाबाद, अमेरिका का वाशिंगटन डीसी, फ्रांस का पेरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस ग्रह के एक चंद्रमा का नाम गैनीमेड है? इसके बारे में मैंने पढ़ाया था। किस ग्रह के एक चंद्रमा का नाम गैनीमेड है? इसका आंसर क्या होगा? बृहस्पति, शुक्र, बुध, शनि। इसका आंसर क्या होगा? किस ग्रह के एक चंद्रमा का नाम गैनीमेड है? इसका आंसर हो जाएगा बृहस्पति। क्या होगा इसका आंसर? बृहस्पति। क्या होगा? बृहस्पति। मतलब गैनीमेड है, बृहस्पति का चांद है, उपग्रह है। सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? टाइटन है। सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? टाइटन है। और मंगल का चंद्रमा कौन सा है? फोबोस और डीमोस है। बुध और शुक्र के पास कोई चंद्रमा नहीं होता है। बुध और शुक्र के पास कोई चंद्रमा नहीं होता है। बृहस्पति के बारे में मैंने बोला था 79 चंद्रमा है, मून है। और शनि के बारे में आज ही मैंने बताया था कितने मून है? 82 है। कितना है? 82 है। यानी कि सबसे अधिक मून है शनि के पास। एक यू यहाँ होना चाहिए, हाँ ए होना चाहिए, ए क्यू आई, ए क्यू आई।
क्या होना चाहिए? AQI से क्या अभिप्राय है? एयरपोर्ट क्वालिटी इंडेक्स, एयर क्वालिटी इंडेक्स, आर्मी क्वालिटी इंडेक्स, एयर क्वालिटी इम्पैक्ट। इसका आंसर क्या होगा? एयर क्वालिटी इंडेक्स हो जाएगा। एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या होगा इसका? एयर क्वालिटी इंडेक्स से होता क्या है? इससे वायु की गुणवत्ता निर्धारित करती है। एक एयर क्वालिटी इंडेक्स से वायु की गुणवत्ता निर्धारित की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, खो खो के खेल में खेलते समय मैदान में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? प्रत्येक टीम होते हैं। खो खो के खेल में खेलते समय मैदान में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 12, 9, 11, 10। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा 9 खिलाड़ी होते हैं। कितने खिलाड़ी होते हैं? 9 खिलाड़ी होते हैं। 11 याद रखिएगा, बहुत सारे खेल में 11 खिलाड़ी होते हैं। जैसे कि क्रिकेट में होता है, हॉकी में होता है, फुटबॉल में। क्रिकेट, हॉकी और फुटबॉल में 11 खिलाड़ी होता है। और बैडमिंटन में क्या होता है? सिंगल होता है और डबल होता है, खेला जाता है। सिंगल में जीतता है और डबल में जीतता है लोग। तो और बैडमिंटन में कितने होते हैं? बैडमिंटन में भी 9 होता है। खो खो में 9, बैडमिंटन में 9। वॉलीबॉल में 6 खिलाड़ी होते हैं। वॉलीबॉल में 6, बास्केटबॉल में 5, बास्केटबॉल में 5 होते हैं। कबड्डी में 7 और पोलो में 4 होता है। तो याद रखेंगे, बेसबॉल और खो खो में 9, क्रिकेट, हॉकी और फुटबॉल में 11, बैडमिंटन में 1 या 2, बास्केटबॉल में 5, पोलो में 4, कबड्डी में 7, वॉलीबॉल में 6 खिलाड़ी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इंटरनेशनल योगा डे कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल योगा डे कब मनाया जाता है? 21 मार्च को, 21 जून को, 21 सितंबर को, 21 जुलाई को। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा 21 जून को। 21 जून को क्या मनाया जाता है? इंटरनेशनल योगा डे। इसमें है, इस महीने का कुछ जानते हैं और इम्पोर्टेंट डेट। दिवस, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून को, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून को। विश्व शरणार्थी दिवस 20 जून को मनाया जाता है। विश्व रक्त दिवस 15 जून को। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को। याद रखेंगे, 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस, 15 जून विश्व रक्त दिवस, 20 जून विश्व शरणार्थी दिवस और 29 जून राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। और अंतिम है ये 21 जून इंटरनेशनल योगा दिवस। लोकसभा के पहले अध्यक्ष यानी कि स्पीकर कौन थे? लोकसभा के पहले अध्यक्ष स्पीकर कौन थे? क्या होगा इसका आंसर? जीवी मावलंकर, सुमित्रा महाजन, एस राधाकृष्णन, राजेंद्र प्रसाद। लोकसभा के पहले अध्यक्ष स्पीकर कौन थे? जीवी मावलंकर, सुमित्रा महाजन, एस राधाकृष्णन, राजेंद्र प्रसाद। इसका आंसर हो जाएगा जीवी मावलंकर। क्या होगा इसका आंसर? जीवी मावलंकर। लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर थे। और प्रथम लोकसभा स्पीकर थे जिन पर अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। ये जीवी मावलंकर प्रथम लोकसभा स्पीकर थे जिन पे अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। अनुच्छेद 93 के अधीन स्पीकर पद का सृजन होता है। मतलब अनुच्छेद 93 के तहत स्पीकर का पद का सृजन होता है। और ये धन विधेयक है या नहीं कौन साबित करता है, कौन निर्धारित करता है? वो स्पीकर करते हैं। तो इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पोलियो के टीके की खोज किसने की थी? पोलियो के टीके की खोज किसने की थी? मैरी क्यूरी, जोनास साल्क, लुइस पास्चर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। क्या होगा इसका आंसर? पोलियो के टीके की खोज जोनास साल्क ने किया था। कौन किया था? जोनास साल्क ने। पोलियो के टीके की खोज किसने किया था? जोनास साल्क ने। और रेडियम की खोज किसने की थी? मैरी क्यूरी। मैरी क्यूरी किसकी खोज की थी? रेडियम की। और लुइस पास्चर ये पास्चुराइजेशन
पास्चुराइजेशन जो होता है मिल्क को किया जाता है, दूध जो पैकेट में जो दूध आते हैं उसको पास्चुराइज किया जाता है। तो वो पास्चुराइजेशन की विधि विकसित किसने की थी? वो लुइस पास्चर ने किए थे। और रेबीज के टिकट की खोज लुइस पास्चर ने ही किए थे। और पेंसिलिन की खोज मैंने पिछले क्लास में बताया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग होगा इसका आंसर, है ना। तो मेरी क्विरी रेडियम, जोनास साल्क, पोलियो, पास्चुराइजेशन की विधि की विकसित कौन किए थे? लुइस पास्चर। और रेबीज के टीके का भी लुइस पास्चर। गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? बोध गया, अमरनाथ, कुशीनगर, लुम्बिनी। इसका आंसर बोध गया। क्या होगा? बोध गया। गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? बोध गया में। और मृत्यु कहाँ हुआ था इनका? मृत्यु कुशीनगर में हुआ था। कुशीनगर उत्तर प्रदेश में है और वहाँ अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट भी बन रहा है कुशीनगर में। जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी, नेपाल में। यानी कि गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई थी बोध गया में, मृत्यु उनका कुशीनगर में हुआ था, जन्म लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। और महावीर, अच्छा, उपदेश, प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे गौतम बुद्ध? प्रथम उपदेश सारनाथ में दिए थे। कहाँ दिए थे? सारनाथ में। और महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम, वैशाली में, बिहार में। महावीर का जन्म कुंडग्राम, वैशाली, बिहार में हुआ था। उनकी मृत्यु हो गई थी पावापुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस ब्रह्मांड में दूसरा प्रचुर मात्रा में सर्वाधिक तत्व कौन सा पाया जाता है? इसका आंसर क्या होगा? हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन, आयरन। इसका आंसर क्या होगा? हीलियम हो जाएगा। क्या होगा? हीलियम। 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 इस ब्रह्मांड में दूसरा प्रचुर मात्रा में सर्वाधिक तत्व कौन सा होता है? हीलियम होता है। और सबसे अधिक प्रचुर मात्रा में ब्रह्मांड में पाया जाने वाला तत्व कौन सा होता है? ये हाइड्रोजन होता है। क्या होता है? ये हाइड्रोजन होता है। हाइड्रोजन याद रखेंगे, हाइड्रोजन सबसे अधिक और हीलियम दूसरे स्थान पे होता है। ये भी पूछा गया है ये सारा क्वेश्चन। किस देश ने यूएसए को स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी भेंट की थी? किस देश ने यूएसए को स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी भेंट की थी? इसका आंसर क्या होगा? जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड, भारत। इसका फ्रांस आंसर होगा। क्या होगा? फ्रांस। किस देश ने यूएसए को स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी भेंट की थी? फ्रांस ने। फ्रांस। किस देश ने अमेरिका को स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी भेंट की थी? फ्रांस ने। अच्छा, यूएसए की स्वतंत्रता की घोषणा कब हुआ था? हम अमेरिका का दिवस बताया था ना, स्वतंत्रता दिवस 4 जुलाई को होता है। तो उसकी घोषणा कब हुई थी? 1776 में। कब हुई थी? 1776 में। एशियाई खेलों में, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन थी? एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन थी? इसमें क्या होगा? पीटी उषा, साइनी विल्सन, कमलजीत संधू, श्वेता चौधरी। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा कमलजीत संधू। क्या होगा? कमलजीत संधू। यानी एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कमलजीत संधू होगी। और प्रथम एशिया खेल का प्रारंभ कब हुआ था, ये बताइए। प्रथम एशिया खेल का प्रारंभ 4 मार्च 1951 को नई दिल्ली में हुआ था। 4 मार्च 1951 को नई दिल्ली में प्रथम एशिया खेल का प्रारंभ हुआ था। और एक बार 1982 में भी हुआ था, एशिया खेल नई दिल्ली में हुआ था। और गोल्डन गर्ल के रूप में किसे जाना जाता है? गोल्डन गर्ल के रूप में किसे जाना जाता है? पीटी उषा को गोल्डन गर्ल के रूप में जाना जाता है। तो इस तरह से एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला थी कमलजीत संधू, और गोल्डन गर्ल के रूप में पीटी उषा को जाना जाता है। और प्रथम एशिया खेल का प्रारंभ इंडिया में हुआ था, नई दिल्ली में, 4 मार्च 1951 में।
और उसके बाद 1982 में हुआ था, 1982 में हुआ था एशिया खेल नई दिल्ली में। तो इस तरह से आज का सेशन समाप्त करते हैं। कैसा लगा कमेंट कीजिएगा और इसे शेयर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।